नमस्कार। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। 12 राज्यों में सूखे पर राज्यसभा में आज होगी चर्चा। 3 महीने में 116 किसान खुदकुशी को हुए मजबूर। देश भर में लू का कहर। ओडिशा में अब तक 109 की मौत। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। संसद में बहस की मांग पर कायम कांग्रेस, सरकार का इनकार। आईआईटी में संस्कृत पढ़ाने का चौतरफा विरोध। कांग्रेस, सीपीएम ने कहा दबाव गलत। मानव संसाधन मंत्रालय ने संस्कृत पढ़ाने का किया है अनुरोध। फिल्म सर्टिफिकेशन पर श्याम बेनेगल समिति ने सौंपी रिपोर्ट। कहा सेंसर बोर्ड नहीं चलाए मनमानी कैची। फिल्मों के वर्गीकरण के लिए नई श्रेणियों की सिफारिश। हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के दावेदार बनने के करीब। ट्रंप का 5 राज्यों की प्राइमरी में क्लीन स्वीप। हिलेरी को 3 राज्यों में जीत। और बुलेटिन की शुरुआत सूखे और जल संकट से जुड़ी खबरों के साथ। बारह राज्यों में सूखा और जल संकट का मुद्दा आज राज्यसभा में उठेगा। सदन में अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत बीजेडी सांसद एयू सिंहदेव करेंगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के अलावा कांग्रेस, जेडीयू, बीएसपी और बीजेडी समेत कई दलों के सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे। सदस्य देश में सूखे और लू की वजह से जल संकट और इससे पैदा गंभीर हालात पर विचार रखेंगे। साथ ही इस बारे में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस, जेडीयू, बीएसपी, बीजेडी समेत कई दलों के सांसदों ने सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, जिसे नियम 177 के तहत स्वीकार कर लिया गया था। सरकार ने माना है कि इस साल पिछले 3 महीनों में 116 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, जबकि पंजाब और तेलंगाना दूसरे और तीसरे नंबर पर है। मंगलवार को एक प्रश्न के लिखित जवाब में सरकार ने लोकसभा को यह जानकारी दी। सरकार ने सदन को यह भी बताया कि इस साल 10 राज्यों को सूखे से राहत देने के लिए 12,773 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों को इस मुश्किल से उबारने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के 12 राज्यों में सूखे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में स्वराज अभियान की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसके जवाब में केंद्र ने कोर्ट के सामने सूखे से जुड़े आंकड़े पेश किए थे, जिसमें 10 राज्यों के 256 जिलों में करीब 33 करोड़ लोगों को सूखे से प्रभावित बताया गया था। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान स्वराज अभियान संगठन ने सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि असल में देश में सूखे से प्रभावित लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। तालों से घिरा दतिया भीषण सूखे की भारी मार झेल रहा है। ग्रामीण इलाकों में कुएं सूख चले हैं और हैंडपंप ने काम करना बंद कर दिया है। फसलें मुरझा चुकी हैं। सूखा राहत में भारी भेदभाव हो रहा है। दतिया वैसे तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर मंडल का हिस्सा है, लेकिन ये बुंदेलखंड में पड़ता है। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। सूखे कुएं, सूखे हैंडपंप, सूखे बोरवेल और पानी की तलाश में दर बदर भटकते लोग। बुंदेलखंड के अगोरा गांव के निवासियों का दिन अब यूं ही पानी की तलाश में निकलता है। 1200 की आबादी वाला अगोरा गांव कभी परमार शासकों का ठिकाना था, लेकिन आज यहां सूखे का साम्राज्य है। 1100 एकड़ में बना वीर सागर तालाब भी सूख चुका है। हाँ, बहुत दूर से पानी भरने आना पड़ता है। पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। इसके लिए इतने आधा किलोमीटर से हम पानी भरने आता। कभी कभी नल भी खराब हो जाते हैं, तो बहुत दिक्कत है। पानी के लिए भी थोड़ा थोड़ा पीने के लिए मिलता है। गांव 2 साल से सूखे की चपेट में है। यही हालत पड़ोस के दुर्गापुर, भागौर, बाजनी और निचरौली का भी है। मुसीबत झेल रहे अगोरा और इन गांवों को अब तक सूखाग्रस्त नहीं घोषित किया गया है, जिसे लेकर लोगों में रोष है।
चाहे तो खेती के लिए भी पानी कम है, पीने के लिए भी पानी कम है, कुएं सूख चुके हैं, हैंडपम्प भी सूख चुके हैं। पानी जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, 1-1 घंटा लाइन में खड़े हो, जबकि कहीं जाके 2 डब्बा पानी मिलता है, मतलब 30 लीटर पानी। और 30 लीटर पानी में किसी भी परिवार का गुजारा नहीं हो सकता सर। बीते 2 साल से लगातार सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं। तालाब में पानी रहता था, अब 2 साल से सूखा पड़ने होते हुए कुआं भी सूख गए, तालाब भी सूख चुका है और पानी की परेशानी बहुत है। कुछ सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला। दतिया के 668 में से तकरीबन 100 गांव बेहद दयनीय स्थिति में हैं। गांव को सूखाग्रस्त घोषित करने पर राजनीति भी जारी है। खुद सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायकों ने भेदभाव का आरोप कई मंचों पर लगाया। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा, लेकिन तस्वीर फिर भी नहीं बदली। दतिया जिले के तमाम गांवों में जल स्रोत सूख गए हैं। लोग पहले से ही सूखे से परेशान हैं और अब बूंद बूंद पानी को मोहताज। लेकिन प्रशासन की ओर से सूखा राहत के लिए जो सूची बनाई गई है, उन सूची में वो तमाम गांव शामिल नहीं हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। कैमरामैन जुनेद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दतिया। देश के विभिन्न भागों में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। ओडिशा में गर्मी और लू का कहर जारी है और कल भी 8 स्थानों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। ओडिशा में लू और गर्मी से अब तक 109 लोगों के मारे जाने की खबर है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा और लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 5 मई से सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। शेखपुरा जिले में लू लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में आग लगने की घटना में 100 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए हैं। केरल के भी कई हिस्सों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। कुछ और अहम खबरें। बीजेपी ने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। पार्टी के सभी सांसदों को शुक्रवार तक संसद में मौजूद रहने को कहा गया है। सरकार इस हफ्ते कुछ अहम विधेयक सदन में लाना चाहती है। मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इसके बाद पार्टी ने राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों से शुक्रवार तक मौजूद रहने का व्हिप जारी किया। माना जा रहा है कि सरकार इस दौरान लंबित पड़े तमाम विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने से संबंधित नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 22 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर आज तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी 26 अप्रैल तक देने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए राष्ट्रपति शासन हटा दिया था और विधानसभा में 29 अप्रैल को शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया था। इस फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्यसभा में मंगलवार को भी उत्तराखंड के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने सदन में उत्तराखंड का मुद्दा उठाया और चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया। दूसरे दिन भी राज्यसभा में कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का मुद्दा उठाया। 267 does not have any condition. 167 has the condition on sub judice, and 176 short duration discussion also does not have any condition. So this house has every right to discuss and to pass a resolution under 267. मेरा ये मानना है कि आप इस पे सदन की राय ले लें, जो प्रस्ताव हमने दिया है, क्योंकि 267 में नियम है कि आप सदन की राय ले लें। अगर सदन सहमत है तो इस पे अभी से बहस शुरू हो जाएगी। सत्ता पक्ष के दबाव में बहस नहीं हो सकती। जिस मकसद से इसकी व्यवस्था की गई है, तो उस मकसद से इसका कम इस्तेमाल किया गया, इसका राजनीतिकरण ज्यादा कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया। If there is a discussion, we will certainly participate in, but the discussion will take place. The discussion will take place when the proclamation is before the House. The discussion will be on the proclamation. There is no procedure for having a pre-proclamation discussion under Article 356. बार-बार गतिरोध के चलते कार्रवाई कई बार रोकनी पड़ी और प्रश्नकाल भी बाधित हुआ। House is adjourned till 2 p.m. भोजनावकाश के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सांसदों ने नेता सदन के उत्तराखंड के बयान पर विरोध जताया।
उत्तराखंड के स्पीकर के बारे में कहते हैं कि उन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी गवर्नमेंट करार दिया। नेता सदन अरुण जेटली ने कहा कि उनका बयान विधानसभा की कार्यवाही से पैदा हुए संवैधानिक संकट को लेकर था, न कि स्पीकर को लेकर। द सिंपल क्वेश्चन इज, इफ द प्रोसीडिंग्स इनसाइड अ हाउस give a ground that there is a breakdown of a constitutional machinery. The case of the government is that the appropriation bill had been defeated in the assembly. हालांकि विपक्षी सांसद नेता सदन के बयान से संतुष्ट नहीं हुए और संसद में गतिरोध जारी रहा। बार बार अवरोध की वजह से आखिरकार सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। आईआईटी में संस्कृत पढ़ाए जाने की केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध का विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। कांग्रेस, वाम दलों और आम आदमी पार्टी का कहना है कि आईआईटी छात्रों पर संस्कृत की पढ़ाई थोपी नहीं जानी चाहिए, जबकि बीजेपी की दलील है कि विज्ञान और तकनीक के लिए संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा है। आईआईटी में संस्कृत पढ़ाने की केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के अनुरोध पर विपक्षी पार्टियों ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस का कहना है कि दबाव डालकर संस्कृत पढ़ाना उचित नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी की दलील है कि संस्कृत स्कूलों में पढ़ा जा सकता है, लेकिन आईआईटी में संस्कृत की पढ़ाई समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी का देश नहीं है, ये देश हम सब का देश है। कौन क्या पढ़ना चाहता है, क्या आवश्यक है, मैं नहीं समझता कि आईटीआई पढ़ने वाले किसी इंजीनियर को अपने प्रोफेशन में संस्कृत की जरूरत पड़ेगी। आईआईटी में जहां देश और दुनिया नई कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखने जाती है, नए टेक्नोलॉजी पे बात करने जाती है, हम वहां संस्कृत पढ़ा के क्या हासिल करना चाहते हैं। वाम दलों ने भी सरकार के इस कदम को शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश करार दिया है। आईआईटीओ में अब ये आदेश दिया जा रहा है कि संस्कृत पढ़ो। संस्कृत अगर पढ़ना चाहते तो बेशक पढ़े लोग, हाँ, लेकिन ये आदेश देके इस तरीके की बातें जो करी, ये पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था का को बिगाड़ना, तोड़ मरोड़ना और हिंदू राष्ट्र के हक में उसको जो है परिवर्तन करना, ये है पूरी साजिश। जबकि बीजेपी कह रही है कि कुछ आईआईटी में संस्कृत पहले से पढ़ाई जा रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये सबसे उपयुक्त भाषा है। कई आईआईटीज में पहले से ही ये प्रबंध है, वो कर रहे हैं काम, और शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि संस्कृत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। 25 अप्रैल को लोकसभा में दिए एक लिखित जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि आईआईटी से अनुरोध किया गया है कि संस्कृत साहित्य में मौजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए छात्रों को संस्कृत भाषा भी पढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार बढ़ गई है। बीजेपी ने पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से उन नेताओं और अधिकारियों के नाम बताने को कहा जिन्हें घूस की रकम मिली। वहीं एंटनी ने दावा किया कि यूपीए सरकार ने ही इस मामले में तेज कार्रवाई की। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी का नाम काली सूची से निकालने पर एनडीए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अगस्ता वेस्टलैंड से रद्द हुआ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा फिर सुर्खियों में है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को इटली की अदालत के फैसले का हवाला देकर दावा किया कि घूस की रकम देश के कई नेताओं तक पहुंची। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। ए.के. एंथोनी जो उस समय कांग्रेस के रक्षा मंत्री थे, उनसे एक सवाल किया है कि आपने मार्च 2013 में पब्लिकली कहा था, संभवतः 25 मार्च को, कि हाँ इस मामले में घूस दी गई है और भ्रष्टाचार हुआ है। तो आज जब भ्रष्टाचार साबित हो गया ट्रायल के द्वारा, जहां इटली में कंपनी थी, तो क्या आपकी पार्टी के कोई नेता इसमें इन्वॉल्व है? हालांकि ए.के. एंटनी ने बीजेपी के सभी आरोप खारिज किए। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने दोषी कंपनी को काली सूची में डाला और सीबीआई जांच शुरू की। We only fought the case in Milan court in Italy. We won the case. We got all the money by winning the case through bank guarantee. The helicopters are with us. So now the present government must speed up the CBI inquiry. साल 2010 में इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 3600 करोड़ रुपए में 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा हुआ था। भ्रष्टाचार की बात सामने आने पर यूपीए सरकार ने इसे रद्द कर दिया था और सौदे के एवज में दी गई रकम का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
Saina Nehwal, the first Indian to win a medal in badminton at the Olympics. The world number 2 ranked player is also the first Indian to win the World Junior Badminton Championships and the first Indian to win a Super Series tournament. Saina Nehwal in fact completed a hat-trick Super Series titles in 2010. That same year, she became the first Indian singles player to reach the final of the year-ending Super Series finals, defeating two-time All-England champion and former world number 1 Tine Baun in the semis. श्याम बेनेगल समिति का मानना है कि सेंसर बोर्ड को किसी भी फिल्म पर मनमाने तरीके से कैंची नहीं चलानी चाहिए। बेनेगल ने कहा है कि बोर्ड का काम फिल्म को सर्टिफिकेट देने का होना चाहिए। फिल्म पर कैंची चलाने से बेहतर है कि उसे अलग दर्जे का सर्टिफिकेट दिया जाए। इससे फिल्मकार की रचनात्मकता भी बनी रहेगी और बोर्ड अपना काम भी कर सकेगा। बेनेगल कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई रिपोर्ट में समिति ने साफ कहा है कि फिल्मों को यूए और ए सर्टिफिकेट के मौजूदा खांचे के अलावा 1-2 दर्जे और बढ़ाए जा सकते हैं। एडल्ट श्रेणी की फिल्मों को और सख्ती का सर्टिफिकेट यानी एडल्ट विद कॉशन का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। We have UA and we have A. So we are suggesting that we should have U and 2 categories of UA, 1 plus 12 years of age and 1 plus 15 years of age, and 2 categories also an adult. One is normal adult and one is adult with caution, which means that if, for instance, there's an excess, say, some related to either, particularly related, let us say, to explicit sex or something like that. विशाखापट्टनम स्थित बायोमेक्स फ्यूल लिमिटेड में भीषण आग लगने की खबर है। देर रात बायोडीजल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बायोमेक्स के कंटेनर कंपाउंड में अचानक आग भड़क उठी। आग बुझाने के लिए 40 दमकल लगाए गए हैं। भारतीय नौसेना के 8 दमकल यूनिट आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बायोमेक्स फ्यूल के 18 में से 12 कंटेनर आग की चपेट में हैं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। 8 fire extinguishers we sent and we already launched an aircraft in the air and it has assessed the extent of fire. We use the camera available on board and presently the fire has been contained to the first 12 containers. दूरसंचार नियामक ट्राई का कहना है कि कॉल ड्रॉप के बदले मुफ्त कॉल की व्यवस्था करने पर मोबाइल कंपनियां जुर्माने से बच सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल ट्राई ने कहा कि अगर ये विकल्प मुहैया कराया जाए तो वो जुर्माने के फैसले पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ट्राई ने कहा कि ज्यादातर कॉल ड्रॉप के मामले में टेलीकॉम कंपनियां जिम्मेदार होती हैं। टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ अपनी कमाई चाहती हैं, वो किसी भी व्यवस्था पर सहमत नहीं होती जो उन्हें सुझाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के लाखों करोड़ के डूबते कर्ज पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार को सिस्टम सुधारने की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि ऐसे मामले रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है। कोर्ट ने केंद्र से इसके लिए बनाए जा रहे तंत्र की जानकारी मांगी है। केंद्र को इसके लिए 19 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। कोर्ट ने आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन को भी जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि मौजूदा तंत्र दुरुस्त नहीं है और अगर ये सही होता तो बैंकों का इतना ज्यादा कर्ज डूबने के कगार पर नहीं होता। कोर्ट ने बैंकों से इस मामले पर विचार करने के लिए समिति बनाने का भी निर्देश दिया है। ईपीएफ में ब्याज कटौती के खिलाफ देश की कई बड़ी ट्रेड यूनियनों ने मोर्चा खोल दिया है। ये यूनियन ईपीएफ पर ब्याज 8.8% से घटाकर 8.7% किए जाने का विरोध कर रही है। इंटक, एटक, C2 और AIUTUC समेत 10 ट्रेड यूनियनों ने 29 अप्रैल को एक दिन का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। हालांकि संघ समर्थित भारतीय मजदूर संघ ने इस आंदोलन से दूर रहने का फैसला किया है। बीएमएस ने ब्याज कटौती के खिलाफ वित्त मंत्रालय से अपना विरोध जताते हुए आज सभी ईपीएफ कार्यालयों पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। सरकार ने सोमवार को ईपीएफ ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया था। इससे पहले ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय सीबीटी की फरवरी 2016 में हुई बैठक में 2015-16 के लिए अंशधारकों को 8.8% के अंतरिम दर से ब्याज दिए जाने का प्रस्ताव किया था।
भारत ने पाकिस्तान से आतंकवादी हरकतों को नकारने की बजाय इस पर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी से मुलाकात में पठानकोट और 26/11 मुंबई हमले की तेजी से जांच पर बात की। दोनों विदेश सचिव एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में औपचारिक रूप से समग्र वार्ता शुरू करने के लिए माहौल बनाएंगे। लंबे अंतराल के बाद भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मुलाकात हुई तो आतंकवाद से लेकर आपसी सहयोग पर बातें हुई। करीब 1.5 घंटे की बातचीत में विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद से द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ रहा है, लिहाजा पाकिस्तान को पठानकोट और 26/11 हमले के दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। India's Foreign Secretary emphasized the need for early and visible progress on the Pathankot terrorist attack investigation as well as the Mumbai case trial in Pakistan. He also brought up the listing of Jaish-e-Mohammed leader Masood Azhar in the UN 1267 Sanctions Committee. पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी ने मसूद अजहर को मदद देने से इनकार किया। Terrorist groups based in Pakistan targeting India must not be allowed to operate with impunity. We pressed for immediate consular access to Kulbhushan Jadhav. उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार की ढुलमुल नीति की वजह से पाकिस्तान हर बैठक में हावी हो रहा है। हम उनके सामने आंख उठा के बात करेंगे, आंख झुका के बात नहीं करेंगे। चीन के सामने लाल आंख करके बात करेंगे, लेकिन आज लाल आंख क्या, अब सफेद आंख भी बहुत नहीं, अब आंखें उनकी झुकी रहती हैं। पठानकोट आतंकी हमले की जांच पर भी दोनों अधिकारियों में बात हुई। भारत ने NIA टीम के पाकिस्तान जाने की बात उठाई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ठोस आश्वासन नहीं मिला। पाकिस्तान की तरफ से भारत को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है जिससे लगे कि उसके रुख में आतंकवाद को लेकर कोई परिवर्तन हुआ है। अब भारत को तय करना है कि वह पाकिस्तान के साथ आगे आने वाले दिनों में किस स्तर पर और कब बातचीत करे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। दिल्ली में मंगलवार को आयोजित छठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाए जाने की जरूरत है। अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता और शांति कायम करने की कोशिशों के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और सऊदी अरब समेत करीब 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इन सभी देशों ने अफगानिस्तान में राजनीतिक, रक्षा और आर्थिक सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई। अफगानिस्तान की सह मेजबानी में आयोजित इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री VK सिंह और विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर शामिल हुए। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस 2011 में शुरू किया गया था। इसमें अफगानिस्तान के पड़ोसी देश क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और संचार समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल दिल्ली में फिक्र किताब का विमोचन किया। इसमें इस्लामी परंपराओं और इतिहास को चित्र और ग्राफिक्स के जरिए समझाया गया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस किताब से इस्लाम के बारे में पूर्वाग्रह को दूर करने में मदद मिलेगी। शेखुल हिंद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना महमूद मदनी इसके लेखक हैं। इस मौके पर पूर्व राजनयिक समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। The book is an effort to remove the popular and prejudiced impressions about Islam as a faith and Muslims as a people. The National Institute of Faith Leadership has undertaken to reiterate traditional values which are of contemporary relevance and reposition them in a secular, plural and national context. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन आमने सामने के मुकाबले के और करीब पहुंच गए हैं। मंगलवार को हुए प्राइमरी चुनाव में ट्रंप ने टेड क्रूज और जॉन कैसिच के चुनावी समझौते के बावजूद 5 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए 1237 डेलीगेट जरूरी हैं, जबकि ट्रंप के पास मंगलवार तक 845 डेलीगेट थे। इन 5 राज्यों के 172 में से ट्रंप को कम से कम 100 डेलीगेट्स और मिलने की उम्मीद है। इधर डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी पर हिलेरी क्लिंटन की दावेदारी और मजबूत हुई है। मंगलवार को 5 राज्यों में हुए चुनाव में हिलेरी को 4 में जीत हासिल हुई, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स सिर्फ रोड आइलैंड में ही जीत सके। और आगे की
कहते हैं कुछ कलाकारों के आगे उम्र भी कभी आड़े नहीं आती। ज़ोहरा सहगल ऐसी ही अभिनेत्री थी जिन्होंने लंबे समय तक फिल्मों और रंगमंच में अपनी बेमिसाल अदाकारी से सभी के दिलों पर राज किया। उनके चेहरे की झुर्रियों में भी बचपन झलकता था। उनकी हंसी, उनकी चहक कर बात करने का अंदाज और किस्से कहानी सुनाने का अंदाज सब में जिंदा दिली थी। ज़ोहरा काफ़ी समय तक पृथ्वी थिएटर और इप्टा से भी जुड़ी रहीं। आवारा का ड्रीम सीक्वेंस डांस उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। इसके अलावा बाजी में भी उन्होंने डांस डायरेक्शन किया। 1999 की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में चुलबुली दादी की भूमिका में उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। 1998 में उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। 102 की उम्र में 10 जुलाई 2014 को उनका निधन हो गया। जिम आज इस महान अदाकारा का जन्मदिन है। ये याद करते हैं ज़ोहरा सहगल को। जब 75 का हो जाएगा तो सांस भी ठीक से नहीं ले पाएगा। देख पप्पू, आज मैं तुझे आखिरी बार कह देती हूँ, आइंदा तूने सपना की पिक्चर देखी तो तेरी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगी। इस उम्र में पप्पू सो जा। मुझे पता है। आपको पता है? वैसे तो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है लड़की बड़ी सोनी है, खानदानी है, मुझे पसंद है। बच के रहना, कच्ची उम्र है, पड़े ना उसका साया। पास न जाना, छू ना जाए, रोग लगेगा भारी। ना खाना ना सोना होगा, दिल की गहन बीमारी। दुख देकर वो उड़ जाएगा, हंसेगी दुनिया सारी। और आखिर में हेडलाइंस। बारह राज्यों में सूखे पर राज्यसभा में आज होगी चर्चा। 3 महीने में 116 किसान खुदकुशी को हुए मजबूर। देश भर में लू का कहर। ओडिशा में अब तक 109 की मौत। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। संसद में बहस की मांग पर कायम कांग्रेस, सरकार का इनकार। आईआईटी में संस्कृत पढ़ाने का चौतरफा विरोध। कांग्रेस, सीपीएम ने कहा दबाव गलत। मानव संसाधन मंत्रालय ने संस्कृत पढ़ाने का किया है अनुरोध। फिल्म सर्टिफिकेशन पर श्याम बेनेगल समिति ने सौंपी रिपोर्ट। कहा सेंसर बोर्ड नहीं चलाए मनमानी कैची। फिल्मों के वर्गीकरण के लिए नई श्रेणियों की सिफारिश। हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के दावेदार बनने के करीब। ट्रंप का 5 राज्यों की प्राइमरी में क्लीन स्वीप। हिलेरी को 4 राज्यों में जीत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2016।